Last 3 months strategy to crack CSIR NET exam in first attempt। देखिए CSIR NET एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है, यानी कि आपके पास अराउंड 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज के आसपास का समय है। तो इतने कम समय में आपको प्रिपेयर करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का जरूरत है। तो चाहे आप एमएससी में हो या फिर आप जस्ट पास किए हो एमएससी या फिर आप पीएचडी में हो, चाहे ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर ये आपका रिपीट अटेम्प्ट है, यदि आपको जेआरएफ पाना है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आगे बढ़ने से पहले आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है और वो जेन्युइन भी है कि आखिर मैं ही आपको ये क्यों बता रहा हूं। तो देखिए, मैं ये जून 2023 वाले CSIR NET एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई किया हूं और मेरा ऑल इंडिया रैंक 61 आया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं यदि आपका 1% भी हेल्प कर पाऊं तो वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉस्टर केमिस्ट्री। देखिए, जो भी मैं बोल रहा हूं वो मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन है और ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है मेरी तरफ से कि कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए या रिमूव कीजिए, जैसे कि जितने भी सारे फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जहां पर आपको डेली के कुछ क्वेश्चंस आते हैं या फिर ऐसे कुछ भी ग्रुप है, उन सारे ग्रुप्स को आप म्यूट कर दीजिए, क्योंकि देखिए टाइम आपके पास बहुत ही कम है और यहां पर आपको फोकस के साथ प्रिपेयर करना है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये मेरे से भी नहीं हो पाया था, लेकिन जितना हो सके आप उसको मिनिमाइज कीजिए। मे बी आप ऐप को डिलीट करके उसका वेब वर्जन यूज कीजिए या चाहे कुछ भी कीजिए, आप उसको जितना हो सके मिनिमाइज कीजिए। नेक्स्ट, आपको अपने हेल्थ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपरली खाना है और प्रॉपरली सोना है। चाहे आप दिन में 6 घंटे सोए, चाहे आप 8 घंटे सोए, आपको सही से सोना है। नेक्स्ट इसके बाद कि आपको आपके फ्रेंड के प्रिपरेशन से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, सपोज आपका फ्रेंड आकर बोले कि मेरा तो 80% 90% सिलेबस कवर अप हो गया है, तो आपको वो सुन के डिप्रेस नहीं होना है। या फिर आपका फ्रेंड आके बोले कि मेरा तो 2 चैप्टर भी सही से प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है, आपको वो सुन के ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। आपको अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना है। तो यहां पर मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आपको अपने फ्रेंड के साथ मिलकर प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पढ़ा था और इससे फायदा ये हुआ कि मेरा तो जेआरएफ क्लियर हुआ ही, साथ ही मेरे फ्रेंड्स का भी जेआरएफ क्लियर हुआ। तो ये हम सब के लिए एक विन विन सिचुएशन रहा। ओके, सो अब आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। देखिए, मैं इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले वो कि जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और उनका प्रिपरेशन एकदम नहीं हुआ है, और नेक्स्ट वो कि जिनका थोड़ा सा तो प्रिपरेशन हो चुका है, यानी कि लगभग मानिए कि उसका 60%, 70%, 80% ऐसा सिलेबस कुछ कवर अप हो गया है, अब उनको रिवीजन पे फोकस करना है। तो अब दोनों के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो देखिए, आप सभी को मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आप 100% सिलेबस कवर करने के ऊपर फोकस मत कीजिए। जितना भी आपका सिलेबस कवर होता है आप रिवाइज करने पे फोकस कीजिए। तो ठीक है, सबसे पहले उनके लिए कि जिनका प्रिपरेशन एकदम नहीं हो पाया है, आपके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देखिए, ये जो 90 डेज है इसको मैंने डिवाइड किया है 60 + 15 + 5 + 10 इस फॉर्मूले में। देखिए, जो फर्स्ट 60 डेज है उसमें आपको जितना मैक्सिमम हो सके उतने चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। और ये चैप्टर्स चाहे आप किसी बुक से कीजिए, चाहे आप किसी कोचिंग से कीजिए या फिर आप किसी नोट से कीजिए, जिससे आपको कन्वीनियंट लगे आप उससे कीजिए। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि क्योंकि समय कम है तो आप बुक से पढ़ने को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। और इन समय कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये 60 डेज में आप ये सारे चैप्टर्स पढ़िए और उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। ओके, सो नेक्स्ट 15 डेज में आपको क्या करना है, ये जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाया है आप इसको रिवाइज कीजिए रेगुलरली, और जो भी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है आप उसको फिर से रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट जो 5 डेज है उन 5 डेज में आप PYQ सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहां पर मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप किसी टेस्ट सीरीज में जाए, क्योंकि आपका प्रिपरेशन उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंचा है। तो आप PYQ से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि पॉसिबल है तो आप एटलीस्ट लास्ट 10 इयर्स का PYQs कीजिए और नेट और गेट मिला करके लास्ट 10 इयर्स का कीजिए। यदि नहीं पॉसिबल हो सकता है तो आप एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स का तो कीजिए ही, और यदि गेट का नहीं हो सकता है तो आप कम से कम नेट का तो PYQs कीजिएगा ही। ओके, सो लास्ट के जो 10 डेज है उसमें आप
आपको ये सारी चीजों को रिवाइज करना है, यानी कि चाहे वो आपका चैप्टर नोट्स हो, शॉर्ट नोट्स हो, पीवाईक्यूज हो, ठीक है। मेन फोकस शॉर्ट नोट्स पे कीजिएगा। इन सारे चीजों को आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास समय कम है, इसलिए आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा फोकस देना है, ठीक है, पीवाईक्यूज से भी ज्यादा। और टेस्ट सीरीज यदि आपको नीड लगता है तो आप कीजिए, नहीं तो मैं तो बोलूंगा कि आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, आप लोगों के लिए जिनका आप सिलेबस ऑलमोस्ट कवर अप हो गया है, मे बी आपका 60%, 70%, 80% सिलेबस कवर अप हो गया है, अब आपको रिवाइज करना है। आपका जो ये 90 डेज है, इसको मैंने डिवाइड किया है 45 + 15 + 20 + 10। जो फर्स्ट 45 डेज है, उन 45 डेज में यदि आपको कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट लगता है जो कि आपने कवर नहीं किया है, तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है, वो बना सकते हैं। मेनली इस टाइम को आपको एक रिवीजन पीरियड के तौर पर यूज करना चाहिए। देखिए, फॉर एग्जांपल आप ऐसा कर सकते हैं कि इस 45 डेज में से आप फर्स्ट 10 डेज में कुछ चैप्टर्स कवर कर लिए और नेक्स्ट 5 डेज में आप उन सारे चैप्टर्स का शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब बाकी का जो पूरा आपका 30 डेज बचता है, आप उसमें बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट जो 15 डेज है आपके पास, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, ठीक है। एटलीस्ट 10 इयर्स का तो आपको सॉल्व करना ही है, और वो नेट और गेट दोनों का मिला के 10 इयर्स का आपको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट 20 डेज में यहां पर यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका पीवाईक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस हो चुका है, आप उस पोजीशन में है कि आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, टेस्ट सीरीज वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यदि टेस्ट सीरीज अच्छा नहीं हुआ तो ये आपका पूरा प्रिपरेशन को एकदम तहस नहस कर देगा, और यदि टेस्ट सीरीज अच्छा हुआ तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, ठीक है। तो ये 20 डेज और ये 15 डेज, इन दोनों को मिला करके आप इसमें अपना एडजस्ट कर सकते हैं कि पीवाईक्यूज के लिए आपको कितने दिन देने हैं और टेस्ट सीरीज के लिए आपको कितने दिन देने हैं। ओके, सो लास्ट के जो 10 डेज है, आपके लिए भी मैं वही बोलूंगा कि आप सारे कंसेप्ट्स, शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यूज को रिवाइज कीजिए। मेन फोकस आप शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यूज पर कीजिए। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपको कौन से चैप्टर्स कवर करने चाहिए। देखिए, इसके लिए मैं बोलूंगा कि आपको अपने आप से पहले पूछना है कि आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि किसी के लिए कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, किसी के लिए कोऑर्डिनेशन वीक पॉइंट हो, किसी के लिए सॉलिड स्टेट अच्छा हो, किसी के लिए सॉलिड स्टेट वीक पॉइंट हो, है ना। किसी को ऑर्गेनिक अच्छा लगता हो तो किसी को फिजिकल अच्छा लगता हो, ठीक है। देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि आपको 100% सिलेबस करना ही नहीं है। यदि आपके पास समय कम है, क्योंकि अभी आपके पास ऑलमोस्ट 90 डेज ही है, तो इसमें आप कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स कीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि मैंने अराउंड 10 चैप्टर्स कवर किया था और उसी के बलबूते पर ही मैंने जेआरएफ निकाला। तो यदि आपको यह जानना है कि कौन से वो 10 चैप्टर्स है जो कि मैंने प्रिपेयर किया था, तो आप नीचे वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब जो मैं बता रहा हूं कि आपको पहले ये देखना है कि किस चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा है। जैसे कि माने कोऑर्डिनेशन का वेटेज अच्छा है, ओएमसी का, क्वांटम का, ठीक है, इन सब का वेटेज काफी ज्यादा होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, ठीक है, इन सब का वेटेज काफी ज्यादा होता है। तो वो आपको पहले सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं, ठीक है। आप जिसमें से मतलब कि कुछ ऐसे बड़े चैप्टर्स रख सकते हैं, कुछ मीडियोकर चैप्टर्स रख सकते हैं, जैसे कि ग्रुप थ्योरी, बायो इनऑर्गेनिक, ऐसे। फिर कुछ आप जैसे कि कुछ छोटे चैप्टर्स रख सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि मानिए कि एरोमेटिसिटी। और इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसे कुछ मेंटलिटी लेकर मत जाइए कि मैं तो केवल फिजिकल ही पढ़ के जाऊंगा, या फिर मैं केवल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ही पढ़ के जाऊंगा। हो सकता है कि किसी साल में कोई एक पर्टिकुलर पेपर टफ आ जाए, तो आपका बहुत दिक्कत हो जाएगा जनाब। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आप कुछ सिलेक्ट कीजिए चैप्टर्स, और उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको कर पाए अच्छे से। अब एक जरूरी बात देखिए, जैसे कि ये फिजिकल और इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, मगर जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स होते हैं वो क्योंकि लिंक्ड होते हैं, जैसे कि मानिए नेम रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ऐसे करके जो चैप्टर्स हैं वो लिंक्ड होते हैं, तो क्वेश्चंस भी कई बार ऐसे लिंक्ड क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि यदि आप कोई एक चैप्टर ऑर्गेनिक का करके जाए तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि उस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ही पाएंगे, मगर फिजिकल और इनऑर्गेनिक के केस में ऐसा नहीं है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि यदि आपको ऑर्गेनिक करना है तो आप पूरा ऑर्गेनिक कीजिए, वरना मत कीजिए।
मगर इसमें भी थोड़ा सा जुगाड़ है कि आप ऐसे कर सकते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं ऑर्गेनिक में कि जो लिंक्ड नहीं होते हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि मानिए जीओसी और एरोमेटिसिटी हो गया, फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गया, फिर आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। आप कुछ ऐसे चैप्टर्स पर अपना फोकस कर सकते हैं, बाकी का ऑर्गेनिक को छोड़ सकते हैं, या फिर आप पूरा का पूरा ऑर्गेनिक को कवर करके जाइए, जैसा आपको ठीक लगे। ओके, अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मानिए कि कोई चैप्टर आपने छोड़ दिया, मानिए कि सॉलिड स्टेट आपने छोड़ दिया, तो ऐसा मत करना कि एग्जाम में उसका कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको देखेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार उसमें से मानिए कि कुछ सिंपल क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि एक बार गेट में ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन किसका है, तो वो जैसे कि एफसीसी। अब ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, उसको आपको अटेम्प्ट करना है, तो इसीलिए आप एक बार देख लीजिएगा जरूर कि क्वेश्चन क्या आ रहा है ना, क्योंकि ऐसे ही करके आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाएंगे। नेक्स्ट जो बात है वो है एप्टीट्यूड। देखिए सीएसआईआर नेट एग्जाम में आपके पास एप्टीट्यूड का काफी सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड यदि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या फिर आपका वीक पॉइंट है, देखिए मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप बहुत ज्यादा एप्टीट्यूड के पीछे टाइम मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि क्या क्वेश्चन आएगा वो किसी को नहीं पता, क्योंकि एटलीस्ट केमिस्ट्री का कुछ डिफाइंड सिलेबस तो है अच्छा खासा। एप्टीट्यूड में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यदि उस समय आपको क्लिक कर गया तो आप कर पाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल है वो कर पाना। तो यदि आपको ये जानना है कि मैंने इसी स्ट्रेटेजी को कैसे एफिशिएंटली अप्लाई किया था, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप किसी ऐसे चैप्टर को टारगेट मत कीजिए कि जिससे किसी साल या तो क्वेश्चन आते हैं या तो नहीं आते हैं, यानी कि जो बहुत ही कम वेटेज रखने वाले चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को आप अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। जैसे कि मानिए कि फोटोकेमिस्ट्री हो गया, या फिर आपका फेज इक्विलिब्रियम, या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। यदि आप एमएससी जस्ट पास किए हैं और अभी तक आप पीएचडी में एनरोल नहीं हुए हैं, तो यानी कि आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है इसको प्रिपेयर करने के लिए, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। मगर यदि आप अभी एमएससी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो या फिर आपका सेकेंड ईयर हो, तो अभी आपको थ्योरी क्लासेस भी करने हैं, आपको लैब्स भी करने हैं, तो इसीलिए मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपके क्लासेस होंगे सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। तो यानी कि मानिए आपके पास 6 बजे से रात के 12 बजे तक का आपके पास एक टाइम है, जिसमें से 1 घंटे आप डिनर के लिए निकाल लीजिए, तो यानी कि आपके पास 5 घंटे बचते हैं। और सुबह के टाइम में मे बी आप 6 to 8 के बीच में एक पढ़ सकते हैं, तो यानी कि सुबह आपके 2 घंटे, शाम को आपके 5 घंटे, यानी कि टोटल 7 आवर्स आपको हर दिन एक मिलने का हाई चांस है, ठीक है। तो इतने टाइम आपके लिए काफी अच्छा, मतलब कि एक सफिशिएंट टाइम होगा कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। अब यदि आप पीएचडी में एनरोल हो गए हैं या फिर आप किसी प्रोजेक्ट में एनरोल है, तो फिर आपके पास काफी कम समय बचता है, और ये आपको पता भी होगा कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है। लेकिन फिर भी यदि मैं आपको बोलना चाहूं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मैं अज्यूम करता हूं कि आपका सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 7-8 बजे तक आपको लैब में टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं कि रात के 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक आप ये जो 3 घंटे हैं या फिर ये जो 2.5 घंटे हैं, इसको आप यूटिलाइज कीजिए, और सुबह के मे बी अराउंड 6 AM से लेकर के 7:38 AM तक आप इस ड्यूरेशन में भी आप थोड़ा सा अपना पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मे बी अराउंड 4.5-5 आवर्स के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है। आपके पास कम समय है, लेकिन आपके पास ये एडवांटेज है कि आपका एमएससी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एमएससी का नॉलेज पहले से ही आपके साथ है। ओके, सो ओवरऑल ये हुआ कि सबसे पहले आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने हैं। जितने भी आपके सारे ग्रुप्स आप उनको म्यूट कीजिए। आपको अपना हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है, आप अच्छे से खाइए और अच्छे से सोइए। नेक्स्ट, आपको 100% सिलेबस कवर अप नहीं करना है, ठीक है। जितना हो सके मैक्सिमम उतना कीजिए, और ज्यादा फोकस आप रिवीजन के ऊपर कीजिए। और यदि आपका प्रिपरेशन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपको ये वाला जो 60+15+5+10 ये रूल आपको फॉलो करना है। और यदि आपका अच्छा खासा सिलेबस कवर अप हो गया है, तो आपको ये 45+15+20+10 वाला रूल फॉलो करना है। और चैप्टर्स कौन सा आपको कवर करना है वो आपको खुद से डिसाइड करना है। मैंने आपको थोड़ा सा हेल्प किया है। यदि आपको और जानना है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप कैसे अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। और इसी तरह सीएसआईआर नेट रिलेटेड ऐसे कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी टिप्स आपको यदि चाहिए तो फॉलो कर सकते हैं फॉस्टर केमिस्ट्री को। हम लोग फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।